हेलो गुड मॉर्निंग। तो डीपीपी कौन सी बोली थी आपको करने के लिए? 6 वाली। हो गई आपसे डीपीपी? कोई डाउट? ओके, डीपीपी 6 5 से पहले बताओ, 10 से पहले गुंजन नहीं आ रही है क्लास में सर, उसके सिस्टर के साथ ही। अच्छा, 10 से पहले बताओ, 15 से पहले बताओ, 20 से पहले बताओ, 30 से पहले 29 और 29 25 सर। 25 क्या होगा? क्या 25 में कार्बन कार्बन्स है? 25 में क्या कार्बन कार्बन्स है? हाँ बिल्कुल है। वो जो जिससे CH3 जुड़े हुए ना, जिस कार्बन से, वो कार्बन कार्बन्स है। क्या इसमें कोई सिमेट्री है? क्या आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिख रही है। ठीक है, क्या कोई दूसरी सिमेट्री दिख रही है? एक सिमेट्री होती है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पता है आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री? एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री या उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक ऐसा बिंदु आना किसी मॉलिक्यूल में, कोई ऐसा बिंदु, उस बिंदु की अगर है ना जैसी चीज यहाँ पे वैसी चीज 180 पे यहाँ पे भी, जैसी चीज सामने वैसी चीज 180 में पीछे भी है, जैसी चीज ऊपर है वैसी चीज नीचे भी है, जितनी ये दूर है उतनी ये भी दूर है, जैसी चीज वहां पे डायगोनली है वैसी चीज यहाँ पे भी है, जैसी चीज वहां पे वैसी चीज यहाँ पे, जैसी चीज इधर है वैसी चीज उधर है। ठीक है, जैसी चीज इधर है वैसी चीज नीचे है। तो किसी मॉलिक्यूल में किसी एक बिंदु के लेफ्ट में जैसी चीज है वैसी चीज राइट में भी है, जैसी चीज सामने वैसी चीज इधर भी है। तो उस मॉलिक्यूल में क्या होगी? पॉइंट ऑफ सिमेट्री। जैसे क्यूब, अगर अपन क्यूब की बात करें ना, तो क्यूब में पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है। क्यूब के ना आप केंद्र पे खड़े जाओ तो उसी केंद्र पे जैसी चीज इधर है वैसी चीज इधर है, जैसी चीज सामने वैसी चीज इधर है, जैसी चीज ऊपर है वैसी चीज नीचे भी है, जैसी चीज उधर है वैसी चीज इधर भी है, जैसी चीज इधर है वैसी चीज इधर भी है। तो क्यूब में क्या होती है? पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें और एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, क्या इस मॉलिक्यूल में पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगी? क्या एक बिंदु के 180 पे क्या सेम चीजें मिलेगी क्या किसी भी दिशा में? जैसे अपन ये बिंदु ले, क्या इस बिंदु के सहारे क्या 180 पे समान चीजें? नहीं। देखो यहाँ पे स्पेस खाली है तो इधर भी स्पेस खाली है, चलो ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाली जगह खाली है तो नीचे वाली जगह भी खाली है, लेकिन इस बिंदु पे इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे CH3 मिलेगा, इसके 180 पे पीछे जाएंगे तो H मिलेगा। तो यहाँ पे 180 पे समान चीजें नहीं है। यहाँ पे इस बिंदु पे यहाँ पे जाएंगे तो H मिलेगा, लेकिन 180 पे पीछे जाएंगे तो CH3 मिलेगा, तो समान चीजें नहीं है। तो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें इस मॉलिक्यूल की, क्या इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? हाँ, तो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। जैसी चीज इधर है वैसी चीज इधर है, जैसी चीज इधर है वैसी चीज इधर है, जैसी चीज इधर है वैसी चीज इधर है, जैसी चीज ऊपर है वैसी चीज नीचे है। आइडिया समझ में? तो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें क्या इस मॉलिक्यूल में पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? कैसे? जैसे अगर अपन इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पे जैसी चीज ऊपर है वैसी चीज नीचे मिल रही है क्या? 180 पे नीचे मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। इस बिंदु के ऊपर H है लेकिन इस बिंदु के नीचे कोई भी नहीं, खाली जगह है।
इस बिंदु के इधर जाओ तो खाली जगह है, लेकिन इधर आओ तो CS3 है, तो इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जिससे अपन बात करें इसकी बात की जाए तो क्या इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? तो हाँ, इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। जैसे इस बिंदु के अगर सारे बात की जाए, इस बिंदु के सारे इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, इस बिंदु के सारे ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि जैसी चीज ऊपर वैसी चीज नीचे, जैसी चीज इधर वैसी चीज 180 पे इधर, जैसी चीज इधर वैसी चीज इधर, जैसी चीज यहाँ पे खाली है वैसे यहाँ पे भी खाली है, तो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। आया समझ में? ठीक है, अगर अपन जैसे बात करें क्या इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है क्या? इस मॉलिक्यूल में, यस सर। इस मॉलिक्यूल में पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? नहीं इस मॉलिक्यूल में पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। देखो, इस बिंदु के सारे बात की जाए, जैसा CH2 इधर है वैसा CH2 इधर है, जैसा CH2 इधर है वैसा CH2 इधर है। ठीक है, अब इस बिंदु के ऊपर चलेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा? CS3। इस बिंदु के नीचे चलेंगे तो वो भी CS3 मिलेगा, लेकिन क्या ये CS3 180 पे? नहीं, 180 पे नहीं है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऊपर वाले कार्बन का CS3 ऐसे, नीचे वाले कार्बन का भी CS3 ऐसे, तो ये 180 पे नहीं है, ये बराबर दूरी पे 180 पे नहीं है। ठीक है, 180 पे तो आप कब मिलोगे? अगर एक कार्बन का CS3 ऐसे बाहर आ रहा है और ऊपर वाले कार्बन का ऐसे CS3 अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे इस बिंदु के सारे क्या है? पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें बात की जाए, क्या इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? हाँ, तो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है कि 180 पे ऊपर चला जाए, ठीक है, तो एक CS3 मिलेगा। ऐसे ही 180 पे नीचे चला जाए तो उतनी दूरी पे एक समान चीज मिलेगी CS3, जैसा CS3 ऊपर है वैसा CS3 नीचे। तो ये दोनों CS3 जो है वो 180 पे है इस बिंदु के सारे और बराबर दूरी पे, तो इसमें क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो जैसी चीज ऊपर वैसी चीज नीचे, जैसी चीज इधर वैसी चीज इधर, जैसी चीज इधर वैसी चीज इधर, तो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री। आया समझ में? यस सर। ठीक है, ओके, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, कौन सा डाउट था आपको? 25वां डाउट था। हाँ, तो 25वां डाउट मिसो होगा कि नहीं होगा? तो देखो, अगर आपको मिसो चेक करना है तो मिसो के लिए क्या कंडीशन है? कार्बन होना चाहिए और ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। अब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे बन सकता है? या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए या तो उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो इस मॉलिक्यूल में कौन सी सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा? मिसो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, 26 में कलर कार्बन है। ठीक है, अब क्या ये मिसो होगा? हाँ, हो जाएगा ना मिसो, इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ना। अच्छा, एक तरफ CL है क्या? ठीक है, तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन 17 में कार्बन नहीं है ना, कार्बन कार्बन्स नहीं है, तो ऐसे मत पूछो। 12th में डाउट, 12th में कार्बन है या नहीं है? 12th में क्या कार्बन होंगे? नहीं होंगे, कार्बन कार्बन नहीं है, कोई भी कार्बन कार्बन नहीं है, सेम ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से चलो CH2CCl, दूसरी तरफ से चलो CH2CCl, तो इसमें कोई कार्बन कार्बन नहीं है। कार्बन ही नहीं है तो फिर तो ना मिसो हो ही नहीं सकता। ओके, अगला 10वें में कार्बन कार्बन है? बिल्कुल है नहीं, 10वें में कार्बन कार्बन नहीं होंगे। हाँ, 10वें में कार्बन कार्बन हो जाएगा ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला जो कार्बन होगा वो कार्बन हो जाएगा।
हाँ 10वें में अगर बात की जाए हाँ तो तीनों कार्बन पैरेलल हो जाएंगे। देखो ये कार्बन पता है कैसे? नहीं ये कार्बन पैरेलल कैसे पता है आपको? भाई देखो यहाँ से भी चलो तो CBr आ रहा है, यहाँ से भी चलो CBr आ रहा है, लेकिन ये दोनों Br एक जैसे नहीं है। एक Br बाहर आ रहा है, एक Br अंदर जा रहा है, एक Br बाहर एक Br अंदर है। हाँ नहीं हाँ इसका भी फर्क पड़ता है। ये ऐसा भी होता है कि जैसे देखो ये अगर हम बात करें कि आपके तरफ जो ग्रुप है ठीक है वो अगर एक जैसे होंगे तो फिर आप कार्बन पैरेलल नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर उस ग्रुप में थोड़ा सा भी बदलाव होगा ना, थोड़ा सा भी पोजीशन में फर्क होगा ना, भले ही एक जैसे ग्रुप है लेकिन पोजीशन में फर्क है तो आप कार्बन बन जाओगे। जैसे ये कार्बन पैरेलल है कि जैसे अगर आप देखो अगर आप इस तरफ चलोगे तो यहाँ पे Br आएगा, इस तरफ चलोगे तो भी Br आएगा, लेकिन ये Br में फर्क है, एक Br अंदर है एक Br बाहर है। एक जो Br है वो Cl के सेम साइड है और एक जो Br है वो Cl के एंटी साइड है ट्रांस में, तो फर्क हो गया ना कि ये Br का Br इसके ट्रांस में और ये वाला Br इसके सेस में, तो फर्क हो गया ना, डिफरेंस हो गया ना, एक सेस से एक ट्रांस है तो फिर थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो आप क्या होगा पैरेलल हो जाओ। और ये तो पैरेलल हो गई कि एक तरफ Br एक तरफ Cl, और ये भी कार्बन पैरेलल हो गए क्योंकि एक तरफ Cl एक तरफ Br आया समझ में? ठीक है तो इस कार्बन की अगर बात की जाए भले ही दोनों तरफ से Br आ रहे हैं लेकिन फर्क है, एक Br जो होगा Cl के साथ सेस में होगा, एक Br जो होगा Cl के साथ एंटी में होगा, ट्रांस में होगा, तो फर्क है, डिफरेंस है। ओके डन, ये क्लियर हुआ? लेकिन ये क्या मिसो हो पाएगा? मिसो नहीं हो पाएगा, इसमें कार्बन है लेकिन आप सिमेट्री नहीं है, ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आप मिसो नहीं कर पाओगे। प्रश्न नंबर 10वां एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ना एक्टिविटी डिसाइड नहीं होती। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है ना वो केवल दो से डिसाइड होती है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री से। ठीक है कि अगर आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री है या पॉइंट ऑफ सिमेट्री है तो आप क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। लेकिन अगर आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भले ही है तो लेकिन उससे एक्टिविटी डिसाइड नहीं होती। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री से ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री को तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। हाँ एक ही बात है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम है।
2 मिनट 20 से पहले को डाउट। 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में तो कार्बन कार्बन सही नहीं। 11वें में ना देखो 11वें में ऊपर वाला जो Cl वाला कार्बन है क्या वो कार्बन कार्बन होगा? नहीं वो नहीं होगा। लेकिन नीचे वाला जो Br वाला कार्बन है वो कार्बन कार्बन हो जाएंगे। अब क्या ये मिसो बन पाएगा? हाँ ये मिसो बन जाएगा ना। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी ना बीचों बीच, दो Br के बीचों बीच, दो Br के बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। ठीक है तो ये 11वां जो होगा वो मिस हो जाएगा। हाँ नहीं जरूरी नहीं कि सभी कार्बन गिने लो, एक से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। एक से ज्यादा अगर किसी में कार्बन है और उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो मिस होगा। ठीक है प्रश्न नंबर 13 डाउन। ठीक है 13वें में क्या कार्बन है ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है तो ऊपर वाला जो कार्बन है और नीचे वाला जो कार्बन है वो कार्बन है। क्या इसमें सिमेट्री है? हाँ इसमें सिमेट्री है। बीच वाला जो कार्बन है ना उसके बिल्कुल अलॉन्ग प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। कौन सा? 13वें 20वें में हाँ जो कार्बन है वो सूडो कारल है क्या? हाँ एक सूडो कारल की चीज होती है। यहाँ पे जो बीच वाला जो कार्बन है ना यहाँ पे बीच वाला जो कार्बन है वो भी कारल हो सकता है, वो भी कारल हो सकता है। देखो सुनना समझना कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में जो बीच वाला कार्बन है ना वो भी कारल हो सकता है। अब आपको लगेगा कि सर ऊपर और नीचे जो ग्रुप है वो तो दोनों सेम है तो बीच वाला कार्बन कैसे कारल हो सकता है? एक्चुअल में जो ऊपर वाला जो कार्बन है और नीचे वाला कार्बन है अगर इनका विन्यास अगर अलग अलग हो ना कि एक R हो एक S हो तो बीच वाला कार्बन कारल बन जाएगा। भले ग्रुप सेम है लेकिन अगर उनका विन्यास अगर अलग आ गया, एक अगर R आ रहा है एक S आ रहा है तो बीच वाला कार्बन कारल हो जाएगा। अगर दोनों का विन्यास अगर सेम आएगा तो फिर वो कार्बन कारल नहीं होगा। अलग अलग आ रहा है तो बीच वाला कार्बन क्या हो जाएगा? कारल। ठीक है ऐसा सुनना ऐसा कोई कार्बन जिसकी कैडेलिटी पड़ोस वाले ग्रुप के विन्यास पर निर्भर करती है उस कार्बन को हम कहते हैं सूडो कारल। कैसा कोई कार्बन जिसकी कैडेलिटी पड़ोस वाले कार्बन के विन्यास पर निर्भर करे वो सूडो कारल होता है। ओके प्रश्न नंबर 20 से पहले आपको डाउट कौन सा? 15 का 15 में अगर देखा जाए क्या इसमें कारल कार्बन है? हाँ बिल्कुल है। क्या इसमें सिमेट्री है? हाँ सिमेट्री है। एक कार्बन कारल हो जाए तो क्या मिस हो जाएगा? इसमें ऊपर और नीचे वाले जो कार्बन है वो कारल है। ठीक है तो फिर ये मिस हो जाएगा। ओके और फिर डाउट प्रश्न नंबर 17 में कार्बन कारल है क्या? नहीं है। इसमें कोई भी कार्बन कारल नहीं है क्योंकि जो Br है उसके दोनों तरफ चलो सेम ग्रुप आएंगे CCBr तो इसमें कोई भी कार्बन कारल नहीं है। सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है लेकिन कोई भी कारल नहीं है, इसे मिस नहीं बन पाएगा। 20 से पहले आउट बताओ। 25 से पहले को डाउन। कौन सा? जल्दी बोलो डाउन कौन सा? 20 में कारबन कार्बन है क्या? साइड वाले ना, साइड वाले जो कार्बन है लेफ्ट साइड में 2 Cl राइट साइड में 2 Cl वो कारबन हो जाएगा। ऊपर वाला 20 वाला नहीं होगा तो इसमें कारबन कार्बन है। क्या सिमेट्री है?
बिल्कुल सिमेट्री है, बीचों बीच सिमेट्री है, तो ये मिस हो जाएगा। ऊपर वाला जो कार्बन है वो करल नहीं होगा, लेकिन साइड वाले जो करल है और सिमेट्री तो है इसमें। तो अगर एक से अधिक करल कार्बन है और सिमेट्री है तो आप मिस हो जाओगे। ओके, 30 से पहले बताओ। प्रश्न नंबर 26। हाँ बोलो। 26 में मिस होती है। नहीं 26 में वो गड़बड़ हो गई, ये CS3 होगा या इसको CS3 कर दो 26 में। ओके, 30 से पहले 27 में देखो काला कार्बन है क्या? हाँ, इसमें 27 में देखो ये काला कार्बन है। ये न्यूमेरिक प्रोजेक्शन है ना, ये आगे वाला कार्बन, पॉइंट वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन, सर्कल वाला कार्बन। देखो ये जो आगे वाला फ्रंट कार्बन है उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, H, Br, CS3 और पीछे वाला कार्बन, ठीक है। और जो पीछे वाला कार्बन है सर्कल वाला कार्बन, उससे भी 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, CS3, Br, H और आगे वाला कार्बन। तो इसमें ये आगे और पीछे वाला जो कार्बन है वो कार्बन है, ठीक है। अब क्या इसमें सिमेट्री है? हाँ, इसमें सिमेट्री है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो बीच वाले बिंदु से पॉइंट ऑफ सिमेट्री है तो ये मिस हो जाएगा। 28 में भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री है तो ये भी मिस हो जाएगा। किसमें? कैसे बना के? फिशर बना के। इसमें अपन इसका फिशर बना सकते हैं, लेकिन इसका फिशर बनाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिशर बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए 29 में देखो ना क्या लिखा है, एक्लिप्स्ड है। तो ये जो एक्लिप्स्ड है, ये एक्लिप्स्ड है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी बीचों बीच से। ये आना जो दो वो तो सही, आप पूछ लो 29 बात, मैं समझा रहा हूँ 29 आप 30 में चले गए कि प्रश्न नंबर 29 में एक्लिप्स्ड है, तो एक्लिप्स्ड है तो बिल्कुल ये एक दूसरे के पीछे होंगे, आगे पीछे होंगे। जो पीछे वाला Br होगा उसके आगे जस्ट आगे वाला Br होगा, जो H होगा उसके जस्ट पीछे H होगा, जो Cl होगा उसके जस्ट पीछे Cl होगा। तो इसमें बीचों बीच दो कार्बन के बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कार्बन कैरल है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा? मिस। उसमें टाइम लग जाएगा, वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी अपन है ना इसमें सिमेट्री से चेक करेंगे। 30, प्रश्न नंबर 30 क्या मिस होगा? हाँ, ये भी मिस हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। 31, 32, 33, 34, 35 में डाउट आया होगा, एंड डाउट। चलो इनको अभी देखेंगे। हाँ 36 से बताओ। 38 है ना, 36 से अगर देखा जाए 38, हाँ 38 मिस तो होगा या नहीं होगा? मिस होगा नहीं होगा, लेकिन है ना इसमें अगर देखा जाए 38 में अगर देखा जाए कि वो मतलब कि इसको थोड़ा 90 डिग्री एक्सचेंज करके रखा है, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल को अगर सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है, सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश की जाए तो उसमें कितने 90 डिग्री एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? दोनों कार्बन में, दोनों कार्बन में 2 बार 90 डिग्री एक्सचेंज। नीचे वाले 2 बार, ऊपर वाले में? अच्छा ठीक, ऊपर वाले को एडजस्ट सकते हैं और नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो मिसो आपका बनोगे, मिसो तो आपका बनोगे जब आप ना दोनों एक जैसे दिखोगे। तो मैंने ऊपर वाले कार्बन को ऐसे ही रखा, नीचे वाले कार्बन को ना ऊपर जैसे बनाने की कोशिश करी, तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 2 बार घुमाना पड़ेगा, और 2 बार घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब कि सेम है, इसका मतलब कि नीचे और ऊपर वाले कार्बन क्या है? सिमेट्रिकल है, तो वो क्या हो जाएंगे? मिस हो जाएंगे।
आया समझ में? ठीक है। और एक और तरीका भी है, सुनना, एक और तरीका है। 90 डिग्री एक्सचेंज अगर आपको नहीं बैठता है, आर एंड एस निकाल दो, दोनों कार्बन के आप आर एंड एस निकाल दो, ठीक है, निकालो, ऊपर वाले कार्बन का आर एंड एस निकालो। और नीचे वाला ऐसा। अब देखो सुनना, कल अपन ने बात करी थी कि मिश्रों में जो ये कार्बन कार्बन होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज होती है मिरर इमेज, ये एक दूसरे के एनेंशियमर्स होते हैं। और देखो आर एंड एस से ये एनेंशियमर आ रहे कि नहीं आ रहे, कि एक आर है एक एस है और दोनों ही एक जैसे हैं, जैसे ग्रुप उसके पास है वैसे ग्रुप उसके पास है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला एक कार्बन एक तरह के एक दूसरे का आइसोमर्स है। और एक आर आ रहा है एक एस आ रहा है, तो ये क्या होगा, मिरर इमेजेस होगी, तो फिर तो ये क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगी। कि जैसे ऊपर वाले कार्बन के पास ग्रुप है वैसे नीचे वाले कार्बन के पास भी ग्रुप है, तो दोनों कार्बन एक जैसे है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, और उसमें एक आर आ रहा है एक एस आ रहा है, तो ये तो मिरर इमेज हो गई, ये तो एनेंशियमर हो गए, तो फिर ये क्या होगा, इनएक्टिव। ओके 40 से मेरे को डाउट 39 में भी वही तरीका, भी मिस हो जाएगा। या तो आर एंड एस निकाल के देख लो, या आप उसमें ना वो है ना एक दोनों कार्बन को एक जैसा बनाने की कोशिश करो, एक कार्बन को फिक्स कर दो, दूसरे कार्बन को उसके जैसा बनाने की कोशिश करो। कितने एक्सचेंज लगाने पड़ेंगे, नीचे वाले में दो, तो नीचे वाले में दो लगाने पड़ेंगे, तो वो तो क्या है, सेम ही है। इसका मतलब कि ऊपर और नीचे वाले कार्बन जो है एक जैसे ही, ये मिस हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट 40 से पहले? 41, 42, 43, 44, 45 और 46 में डाउट आया होगा। ठीक है, अभी बताइए लोग, ये वेज एंड डैश वाले बताऊंगा, ठीक है। 47 से बताओ, 47 से कोई डाउट हो तो? हाँ, 51 से लेके 57 तक डाउट आया होगा, 58 तक डाउट आया होगा, ठीक है। हाँ, 58, 60 और 61 में कोई भी कार्बन पैडल नहीं है, सभी सीएल एक जैसे हैं, तो कोई भी कार्बन पैडल नहीं। ओके, वेज डैश कि वेज डैश पे कैसे देखा जाए? देखो, वेज टेस्ट में अगर आपको चेक करना है कि वो मिसो है या नहीं है, तो आप आर एंड एस निकाल दीजिए। आप आर एंड एस निकाल दीजिए। आर एंड एस निकाल के आप पता लगा सकते हो कि भाई देखो, अगर आपको उस मॉलिक्यूल में अगर आपको ग्रुप एक जैसे दिख रहे हैं कि दोनों कार्बन पैडल है और उनके पास ग्रुप एक जैसे है, तो ग्रुप अगर एक जैसे है तो ये सिमेट्रिकल हो सकता है। अब सिमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन कैसे चेक करें? वही वेज टेस्ट में देखना थोड़ा मुश्किल है सिमेट्रिकल है या नहीं। तो आप एक काम करो, आर एंड एस निकाल दो। अगर वो ग्रुप सिमेट्रिकल होंगे तो एक आर आएगा एक एस आएगा, तो वो क्या बनेगा, मिस हो। अगर दोनों आर आ रहे हैं तो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, दोनों एस आ रहे हैं तो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ठीक है, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे अगर अपन बात करें ना कि मिसो में जो कार्बन्स होते हैं, जो पैरेलल कार्बन्स होते हैं, वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये सिमेट्रिकल होता है, जैसे इसमें तो ये दिख रहा है, इसमें तो ये दिख रहा है बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है। देखो, इसका भी OH राइट में, इसका भी OH राइट में, इसका H लेफ्ट में, तो इसका भी H लेफ्ट में, इसका CH3 ऊपर तो इसका CH3 नीचे। तो ये जो कार्बन्स है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है।
और एक और तरीका है कि अगर आपको ना आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो आप इनके आर एंड एस निकाल दो, इसका आर एंड एस निकाल दो, इसका आर एंड एस निकाल दो। अगर एक आर आता है एक एस आता है तो भी क्या होंगे, वो सिमेट्रिकल होंगे, क्योंकि जब आप सिमेट्रिकल होते हो ना तो आपका विन्यास विपरीत आता है, एक आर आएगा एक एस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप क्या हो, मिस हो। अगर दोनों आर आते हैं ना तो मतलब कि सिमेट्रिकल नहीं होंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। दोनों एस आएंगे तो वो भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि मिसो जो होता है ना वो दो एडेंशियोमर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और दो एडेंशियोमर जो होते हैं ना उनका विन्यास क्या होता है, विपरीत होता है, एक आर होता है एक एस होता है। अगर दोनों का विन्यास सेम आ रहा है तो फिर वो एडेंशियोमर नहीं है, वो एक जैसे है, वो आइडेंटिकल है, तो फिर वो लाइट को घुमाएंगे, वो मॉलिक्यूल लाइट को घुमाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ना कभी सिमेट्री अगर ढंग से समझ नहीं आ रही, आप उसको काट नहीं पा रहे, उसमें कोई सिमेट्री दिख नहीं रही है, तो एक काम करो, उसका आप आर एंड एस निकालो, उसका आर एंड एस निकालो। अब फिशर में तो आर एंड एस निकालने तो आता है, लेकिन वेज टेस्ट में आर एंड एस कैसे निकालेंगे? तो वेज टेस्ट में भी आर एंड एस निकालने का एक तरीका है, देखो। ये देखो, ये जो कार्बन है कडल, ये जो कार्बन है ये कडल है, ठीक है। अब ये आर है कि एस है, तो कैसे निकाले, काउंट नंबरिंग दो, नंबरिंग दी जाए तो नंबरिंग सबसे पहले किसको मिलेगी, सी को मिलेगी, दूसरा नंबर किसको मिलेगा, OH को मिलेगा, तीसरा नंबर किसको मिलेगा, CH3 को मिलेगा, और चौथा नंबर किसको मिलेगा, H को मिलेगा। काउंटिंग की जाए तो काउंटिंग कैसे चलेगी, फोर्थ पोजीशन को छुपा दो, 1 2 3, काउंटिंग कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज बताओ एस, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे एक रूल होता है वेज एंड टेस्ट में कि लीस्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना वो डैश पे होनी चाहिए। लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे होनी चाहिए, डैश पे, ठीक है। तो वो डैश पे होनी चाहिए। अगर वो डैश पे है तो आपका जो विन्यास आ रहा है वो सही है, अगर आप एस आ रहा है तो ऐसे ही रहेगा। अगर वो डैश पे नहीं है तो आपका जो भी विन्यास आ रहा है उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे, डैश पे, तो डैश पे तो आपका विन्यास सही है, आप एस आ रहा तो ऐसे होगा। अब जैसे देखो जैसे ये, इसमें अगर काउंटिंग की जाए, इसमें अगर काउंटिंग करें तो काउंटिंग कैसे होगी, सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा, Br को, दूसरा नंबर Cl को, तीसरा नंबर क्लोरीन को, और चौथा नंबर हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी क्या डैश पे है क्या, नहीं है, तो एक काम करो, लीस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लेके आओ। यहाँ पे वेज एंड डैश पे एक रूल होता है कि जब आप आर एंड डैश निकालते हो तो लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे होनी चाहिए, डैश पे होनी चाहिए। अगर डैश पे नहीं है तो उसको डैश पे लेके आओ। अब यहाँ पे डैश पे है कौन, यहाँ पे डैश Cl, डैश पे Cl है, तो Cl और H को क्या कर दो, आपस में एक्सचेंज कर दो, Cl और H को आपस में एक्सचेंज कर दो। H डैश पे आना चाहिए, H को लेके आ जाओ डैश पे, और Cl को लेके आ जाओ वेज पे, ठीक है। तो लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे कहाँ पे होनी चाहिए, डैश पे होनी चाहिए। तो जब कभी अगर डैश पे ना हो तो उसको डैश पे लेके आओ, ठीक है। जो डैश पे बैठा है उसके बाद एक्सचेंज करो और उसको डैश पे लेके आओ। अब काउंटिंग करो, अब काउंटिंग की जाए तो कैसे चलेगी, 1 2 3 कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस R, क्लॉकवाइज मींस R, तो ये R आ रहा है, लेकिन आपने एक बार एक्सचेंज करा तो आपने एक बार एक्सचेंज करा तो ये R का क्या हो जाएगा, S, ओके। तो ये R का हो जाएगा S, ठीक है। जैसे आपको ये मॉलिक्यूल देगा, ठीक है। इसमें काउंटिंग इसमें आरएनएस निकालना है, तो आरएनएस निकालना है तो सबसे पहले आप करो नंबर दो। अगर नंबर दिए जाए तो सबसे पहले नंबर किसको मिलेगा, OH को, दूसरा नंबर किसको मिलेगा, CH3 को मिलेगा, तीसरा नंबर किसको मिलेगा,
डी को मिलेगा, चौथा नंबर किसको मिलेगा, एच को मिलेगा। क्या यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी डेस्क पे है? नहीं है। तो डेस्क पे कौन बैठा है? OH। तो एक काम करो, लीस्ट प्रायोरिटी को डेस्क पे लेके आओ, जो डेस्क पे बैठा है उसके साथ एक्सचेंज करो। तो यहाँ पे काउंटिंग करने से पहले क्या करना पड़ता है कि आपको एक्सचेंज करना पड़ता है। जो डेस्क पे बैठा है उसको हटाओ और लीस्ट प्रायोरिटी को वहां पे लेके आओ। ठीक है, लेके आ गए। अब यहाँ पे काउंटिंग करो, काउंटिंग की जाए तो 1 2 3 कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये क्या हो जाएगा? S। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा तो S हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने एक्सचेंज करा तो ऐसा क्या हो जाएगा? R। आया समझ? ठीक है, तो लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए डेस्क पे। अगर डेस्क पे है तो जो भी आपका विन्यास आ रहा है वो सही है। ठीक है, अगर डेस्क पे नहीं है, आपने डेस्क पे आप उसको लिखा है तो जो भी विन्यास आ रहा है उसका उल्टा करना। आया समझ? यस सर। Okay, done? Yes sir. देखो फंडा क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे ना लिस्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो डेस्क पे होनी चाहिए। ऐसा क्यों? एक्चुअल में फंडा ये होता है कि जब भी आप विन्यास निकालते हो ना तो लिस्ट प्रायोरिटी जो है वो आपसे दूर होनी चाहिए। जो सबसे कम प्रायिकता वाला जो ना ग्रुप है वो आपसे दूर होना चाहिए। फंडा ये होता है, ठीक है।
अब डैश पे डालने से क्या वो दूर से दूर चला जाएगा, क्योंकि डैश क्या होता है, डैश अंदर की तरफ होता है, तो डैश अंदर की तरफ होता है तो वो हमसे क्या हो जाएगा, दूर से दूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कंसेप्ट ये है कि जो इंसान उसको देख रहा है, जो इंसान उसका ना ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, जो इंसान जो जिसका उसका विन्यास निकल रहा है, उसके लिए जो कम प्रायिकता वाला जो परमाणु है ना वो दूर से दूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से वो दूर से दूर होना चाहिए, ऑब्जर्वर से वो दूर से दूर होना चाहिए। तो अपन अगर देखें तो अपन के लिए दूर से दूर क्या होगा, इस बोर्ड के अंदर वाला स्पेस, और डैश क्या होता है, अंदर वाला स्पेस होता है। तो डैश मतलब ये अंदर जा रहा है तो ये हमसे दूर से दूर हो जाएगा, इसलिए अपन कहते हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, दूर से दूर होनी चाहिए। तो दूर से दूर करनी है डैश में डाल दो, तो डैश क्या होता है, हमसे दूर ही होता है। ये तो हमारे पास है, ये बोर्ड पे है, तो ये क्या है, अंदर है, तो ये दूर हो गया। ठीक है, वरना सुना अपन चाहे तो किसमें भी निकाल सकते हैं। अपन चाहे जैसे फंडा ये है कि दूर से दूर रखना है, तो आपको अगर जैसे ये देखा है ना, आप जैसे डेस्क पे नहीं लेके आना चाहते हो, आप इसको डेस्क पे नहीं लेके आना चाहते हो, तो एक काम करो, आप अपनी पोजीशन बदल दो, आप इसको आगे से मत देखो, आप इसको पीछे से जाके देखो। तो आप जब इसको पीछे से जाके देखोगे तो कार्बन ये रहा, यहाँ पे ऊपर F, इधर कौन है, Br, ठीक है, और अंदर कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, और बाहर कौन जा रहा है, H जा रहा है। तो आप यहाँ से आके देखो, अब यहाँ से आके देखा जाए तो ऊपर कौन है, F, इधर कौन है, Br, इधर कौन है, Cl। तो पहला नंबर किसको मिलेगा, Br, एक नंबर इसको, दूसरा नंबर किसको मिलेगा, इसको, और तीसरा नंबर किसको मिलेगा, F को। अब देखो 1 2 3, तो मेरे हिसाब से ये क्या चल रहा है, मेरे हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, यस सर, मैं कर रहा हूँ ना, तो 1 2 3 क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है S। अब देखो ये S आया था, आया समझ में। तो एक्चुअल में फंडा क्या होता है, एक्चुअल में फंडा ये होता है कि लीस्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना वो आपसे दूर होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अक्सर अपन क्या करते हैं, उसको डैश पे लाने की कोशिश करते हैं। और मान लो कि आप डैश पे नहीं लेके आना चाहते हो, तो एक काम करो, आप खुद की पोजीशन बदल दो, और इस तरीके से अपनी पोजीशन को सेट करो कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वो आपसे दूर चली जाए। तो यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी आगे की तरफ आ रही है, तो आप आगे से मत निकालो विन्यास, आप पीछे चले जाओ, पीछे से निकालो। अच्छा जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे, लीस्ट प्रायोरिटी तो प्लेन में। तो अगर मैं ना आप बाहर आगे से आकर निकलूंगा तो भी दूरी वही रहेगी, पीछे से जाकर निकलूँ तो भी दूरी वही रहेगी। तो एक काम करो, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से अगर देखा जाए, साइड से आकर देखा जाए तो वो H मेरे लिए दूर से दूर हो जाएगा, या और देखना है तो यहाँ से नीचे से। तो अगर इसको यहाँ से देखा जाएगा तो वो H क्या हो जाएगा, मेरे लिए दूर से दूर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आगे से आगे निकालूंगा तो थोड़ा पास हो जाएगा, पीछे से निकालूंगा थोड़ा पास हो जाएगा, क्योंकि प्लेन में तो मुझे दूर से दूर होना चाहिए। तो बिल्कुल इसके एंटी में आ जाओ, तो इसके एंटी में क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाओ, विपरीत आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे से आके देखो। तो नीचे से आके देखा जाएगा तो देखो बाहर कौन है, बाहर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, डी आ रहा है, अंदर कौन जा रहा है, OH जा रहा है, और इधर कौन जा रहा है, CH3 जा रहा है, और H कहाँ जा रहा है, बिल्कुल मेरे ऊपर। तो वो तो दूर हो गया। अब देखो पहला नंबर किसको मिलेगा, OH को, दूसरा नंबर किसको मिलेगा, CH3 को, और तीसरा किसको मिलेगा, इसको। तो देखो 1 2 3 क्या चल रहा है मेरे लिए, मैं अगर ऐसे देखूंगा तो 1 OH को मिला, दूसरा CH3 को मिला, तीसरा इसको मिला, 1 2 3 क्या चल रहा है, S चल रहा है। तो ये क्या आएगा, अच्छा डी नीचे, डी नीचे, डी बाहर की तरफ है, OH अंदर की तरफ है, और CH3 सामने। तो 1 इसको मिला था, 2 इसको मिला, H ऊपर है, तो 1 OH CH3 D CH3 1 2 नीचे घूम रहा है, प्लेन घूम रहा है सर, इसको ऐसे कर दो, ऐसे यानी अगर इसको ऐसे देखना है, मुझे ऐसे देखना है तो D इधर, OH इधर, CH3 इधर, प्लेन में घूम रहा है। 1 2 3 ये कैसे घूम रहा है, प्लेन में ये ऐसे घूम रहा है, इसको ऐसे प्लेन ही चेंज कर दो, ऐसे हाइड्रोजन में नीचे ऐसे नहीं होगा। तो ये भी हो जाएगा, रूल के हिसाब से होना चाहिए। अपन ने पहले तो सही निकाला है, OH और H
OH और H पतला था तो यहाँ पे H इधर आ गया, OH इधर आ गया, 1 2 3। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये तो क्या S लीस्ट प्रायोरिटी ओरिजिन मतलब कि S हो गया, लेकिन एक बार बदला तो S का R हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मिनट OH और D और CH3, तो मुझे ऐसे देखना है सही आ रहा है सर, क्लब में आ रहा है सर, नीचे से ही आ रहा है सर, नीचे से देखने में सही आ रहा है सर, नीचे से देखना है तो H बिल्कुल मेरे ऊपर से ऊपर है, दूर से दूर है, ठीक है। तो OH इधर आ रहा है और D इधर जा रहा है और CH3 इधर, तो काउंटिंग की जाए 1 2 3। हमसे इसको वापस से तो सीधा करके दिक्कत आ रहा है, सीधा ऐसे देखना है एक मिनट, अगर सीधा ऐसे ऐसे रख देगा तो ये डेटा वही चलेगा, गाड़ी को ऐसे लगा के गाड़ी को ऐसे लगा के गाड़ी को ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, वही तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये तो S हो गया, लेकिन इधर अपना आ रहा है। ओके चलो हाँ ठीक है, अभी ये तो सही है, ये तो तरीका सही है। चलो आप अभी ऐसे ध्यान रखो कि डैश पे लेके आना है, डैश पे लेके आओ, फिर उसका करो, ठीक है। तो क्या आएगा वो निकाल दो। एक आपको डीपीपी मिली थी ना आरएनएस की, उसमें जो नीचे वाली जो डीपीपी थी उसमें आरएनएस वेज डैश में निकाले थे, वो डीपीपी निकालो, डीपीपी 5 निकालो। डीपीपी 5 करो, बल्कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है चलिए। COH और CH3 में से किसको पहले देते हैं? CH राइट, COH और CH3 में से किसको पहले देते हैं? COH और ये COH COH CH होता है, ये COH है, हाँ, मोशन में ठीक है, मोशन में देगा, आप उसी को पहले देखना है, क्या CH इधर देखना क्वेश्चन, तो COH को पहले देंगे, फिर CH3 को, COH को COH राइट, उसमें दूसरा उसको लेंगे COH राइट, फिर CH3 ये क्या सब ऐसे क्या सर? अरे ऐसे घुमा के देखो यार, हो रहा है यार, प्लेन की चक्री होगा ये पैसे भी तो घुमाना बाहर रिस्क की हुई ऐसे देखा ना, उसको ऐसे कर दिया तो ग्लोएटिक लोग ऊपर देखना है यार, ऊपर देख, मैंने स्केटिंग लोग हो जाने इसके ब्लॉक हो जा रहा है तरीके से, पंखा चलता है नीचे, कभी उनको देख यार, पंखा घूमता है, पंखा घूमना नीचे से नहीं घूमना, पंखे को मान लो यार, दोनों पंखे को मान लो यार, क्या सोच रहे हो इतना, पंखे को मान के रखो यार, करना है ये मैं, वही सॉल्व करना है, घर में से आगे आगे पेज पर पेज पर ये बात कागज पर बता दीजिए, हाँ बहुत ज़्यादा यार, तो मैंने हटा दिया क्या कोई है देखते हुए पहले इसके बीच में रिलीज वो क्या करना है, वो क्या सर मतलब हाँ उसको कौन सा वेज करना, वो गैस करना चाहिए, ठीक ऐसे जो अगर केवल
इसमें ऐसे ये ऑप्शन ऐसे चीज में हाँ इसे दूसरा ऑप्शन इसमें क्या देखना है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है इसमें लिस्ट कौन सा ऐसे ऐसे क्या होता है कोई दूसरा पुलिस ऐसे क्या होता है ऐसे वो दूसरा ऑप्शन देखो इसमें ऐसे दे रहा है बड़ा लिस्ट और इसमें थायोसाइनाइड जिसको हाँ थायोसाइनाइड सब पूरा हो गया चल उसका एक नंबर का आएगा यार थायोसाइनाइड लिस्ट साइनाइड में भी होगा कोई तो वही थायोसाइनाइड थायोसल्फाइड वो एक ऑक्सीजन के नीचे ही होता है ना आंसर की कौन देगी सल्फर मसूल की हाँ, नीचे वो वो ऐसे आंसर की कटेगी हाँ ठीक है ऐसे 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 तो बन जाएगा फिर वो स्क्रीन पे आएगा ये देखिए हाथ से पास करते हैं ऐसे लोग पास अरे ऐसे वन पे आएगा और बस सारा वो चेंज इसमें सीट के जो भी उसको लगा दो उसका लिस्ट पे लगा पहली दोनों का ये मैच ठीक हो गया आ रहा है बैटरी एक से दोनों पहला पहली हाँ बाद में कोई रिसर्च के लिए कोई काम कर रहे हैं तो यार सॉल्व करो मशीन और जैसे टेस्ट पे तो इसे लास्ट कर दिए इस बार वो इस भी क्या है क्या ऑडियंस आ रहे हैं सर? हाँ सर इसको अपन क्लॉकवाइज नहीं करेंगे क्या? जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए ये जैसे फंडा ये होता है कि लीस्ट प्रायोरिटी को दूर से दूर रखना है, तो आप ऐसे जाके 3D में देखो कि लीस्ट प्रायोरिटी दूर से दूर हो, तो आप यहाँ से मत जाके देखो, आप बिल्कुल इस एज के अपोजिट आ जाओ तो दूर से दूर हो जाएगा। तो अपन इस कार्बन को ऐसे नीचे से देखेंगे, तो अगर इस नीचे से अगर इस कार्बन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे D यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, OH यहाँ पे जा रहा है और CH3 इधर जा रहा है, ठीक है, तो CH3 इधर है, OH इधर है, D इधर है। काउंटिंग की जाए तो OH को पहला नंबर, CH3 को दूसरा नंबर और D को तीसरा नंबर, तो ऐसे चल रहा है 1 2 3। तो ये क्लॉकवाइज नहीं होगा क्या? हाँ सर सर पंखे को देख लूंगा सर पंखे मैच हाँ बिल्कुल। अगर अपन सुनना अपन धागे अगर अपन पत्थर को ना धागे पे बांध के अगर घुमाएं, ऐसे घुमाएंगे तो उसको क्लॉकवाइज ही कहेंगे ना, ऐसे घुमाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा ना, उल्टा ही घुमाएंगे ना। यस सर धागा जैसे अगर अपन है ना सबसे पहले से क्लॉकवाइज अपन घुमा रहे हैं, ठीक है, पत्थर को धागे से बांध दिया, ठीक है, और उसको अगर ऐसे घुमाएं अपन जैसे ऊपर की तरफ, ऐसे सामने नहीं, सामने अगर ऐसे करके घुमाएंगे तो क्या होगा? क्या एक बार डायरेक्ट ऐसे घूम रहा है सर ऐसे कर दो ऐसे दूर से लेके आ जाओ सामने हाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जब आप ऐसे घुमाते हैं तो ये क्लॉकवाइज ही तो होता है, क्लॉकवाइज होता है तो ये क्लॉकवाइज ही तो है। पत्थर को ऐसे घुमाओ तो क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, हाँ सर क्लॉकवाइज होता है तो ये क्लॉकवाइज ही तो है। OH इधर, D इधर, CH3 इधर, OH CH3 D, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर अपन है ना घड़ी जो है, घड़ी को अगर अपन है ना ऐसे यूं टेढ़ा कर दे तो उसका जो बारवा पॉइंट है, बारवा नंबर है, उसको यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है, और छठे पॉइंट को इधर लेके आ जाए, ठीक है, तो और 12वें पॉइंट को आप इधर लेके आ गए, छठे पॉइंट को इधर लेके आ गए, तो तीसरा आगे चला जाएगा और नंबर इधर आ जाएगा, तो घड़ी कैसे घूमेगी? 12 से 3, 3 से 6, 3 से 9, तो वो क्लॉकवाइज ही तो है, आ रही तो होगा। आया समझ में? तो ये क्लॉकवाइज ये आ रही होगा, तो यहाँ पे 3D में भी अगर देखा जाए तो ये आ रही निकलेगा। जो घड़ी है ना, हाँ सर घड़ी में सही रहेगा घड़ी जो है उसको यूं टेढ़ा कर दो, हाँ सर ठीक है, तो घड़ी को यूं टेढ़ा कर देंगे तो बारवा कहाँ पे चला जाएगा? उधर, ठीक है, छठा जो उसके जस्ट नीचे था वो इधर आ जाएगा, और तीसरा कहाँ पे आ जाएगा? इधर, और नंबर इधर, तो घड़ी कैसे घूमेगी? 12, 3, 6 और 9, तो ऐसे घूमेगी।
कौन सा वाला? पहले का सी, पहले का सी वाला, सी वाला डाउट। हाँ सर। सी वाले में देखो, कार्बन F OH CH3 NH2 नंबरिंग की जाए तो सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा? सबसे पहला नंबर फ्लोरीन को मिलेगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा था, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S, लीस्ट प्रायोरिटी और क्या है इस पे? डाउट क्या है? पहला किसको मिलेगा? एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसको पहला नंबर मिलेगा। और कोई डाउट? कौन सा? डी ई बी बॉन्ड पे जैसे ये इसमें अगर नंबरिंग दी जाए तो सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा? सल्फर को। दूसरा नंबर किसको मिलेगा? ऊपर वाले कार्बन। तीसरा नंबर किसको मिलेगा? चौथा किसको मिलेगा? अब यहाँ पे क्या है? लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो डैश पे नहीं है, उसको डैश पे लेके आओ, इसको इधर लेके आओ और इसको उधर लेके जाओ। तो इसको 4 कर दो, इसको 3 कर दो, ठीक है? CH3 को उधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ। इसको इधर लेके आएंगे तो थर्ड प्रायोरिटी इधर आ जाएगी और चौथी इधर आ जाएगी। काउंटिंग करो 1 2 3, चौथी को एक बार छुपा दो, काउंटिंग करो 1 2 3। कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज S, और आपने एक बार चेंज करा तो ऐसे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या दे रखा है? लीस्ट प्रायोरिटी को हॉरिजॉन्टल पे लिखा था ना? नहीं, इसमें 90 डिग्री एक्सचेंज ये कुछ नहीं चलता, इसमें बस डायरेक्ट चेंज, डायरेक्ट एक्सचेंज। ये मतलब कि वेज इन डैश में डायरेक्ट कि लीस्ट प्रायोरिटी अगर डैश पे नहीं है तो जो भी डैश पे बैठा है उसके साथ एक्सचेंज कर दो। अब लीस्ट प्रायोरिटी इधर है तो डायरेक्ट इधर आ जाओ। ये 90 डिग्री पे थोड़ी होगा, ये बॉन्ड्स 90 डिग्री पे थोड़ी है, यहाँ पे कोई 90 डिग्री एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज। डायरेक्ट जो भी डैश पे है उसको इधर लेके आ जाओ और लीस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लेके आओ। चार नंबर ग्रुप वेज पे हो, लीस्ट प्रायोरिटी जो है चौथा नंबर जो है वो वेज पे, ठीक है? और ठीक है तो उसको डैश पे लेके आना पड़ेगा। हाँ ये ना, नहीं अपने कहीं पे करना था ये ना कि चौथा नंबर जो ग्रुप है वो वेज पे है तो वो कहाँ पे होना चाहिए? डैश पे। तो उसको डैश पे लेके आओ और जो भी डैश पे उसको इधर लेके आओ। काउंटिंग करो कैसे चलती है? क्लॉकवाइज R, तो आपने एक बार एक्सचेंज करा तो R क्या हो जाएगा? S। वेज एंड डैश में तो क्या होता है कि अगर डैश पे है लीस्ट प्रायोरिटी तो काउंटिंग करने पे जो भी विन्यास आ रहा है वो आपका उत्तर है, आंसर है। लेकिन अगर डैश पे नहीं है तो काउंटिंग करने से पहले उसको डैश पे लेके आओ, उसको डैश पे लेके आओ, ठीक है? और फिर डैश पे लेके आने के बाद काउंटिंग करो, जो भी विन्यास आ रहा है उसको उल्टा कर दो। R आ रहा है तो S हो जाएगा और S आ रहा है तो R हो जाएगा।
हाँ या ना? पहले का ई, अब ई में अगर देखा जाए तो देखो सी CH3 O CH3 H O CH3 18 और ये O 18 वाला है। पहला नंबर किसको मिलेगा? O 18 को। ये भी O है, ये भी O, ये O 18 है, ये भारी आइसोटोप है, तो इसको पहला नंबर मिलेगा ना। दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर CH3 को, चौथा नंबर इसको। अब क्या लीस्ट बैटरी यहाँ पे डैश पे है? नहीं है। डैश पे कौन है? दूसरी है, तो दूसरी को इधर लेके आ जाओ और चौथी को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, अब काउंटिंग करो। ठीक है, चौथी को एक बार छुपा दो, काउंटिंग करो 1 2 3 कैसे चल रही है? S। अब आपने एक बार एक्सचेंज करो, ऐसा हो जाएगा R। आया समझ में? यस सर। ओके, कौन सा डाउट है? लम्बा सवाल, लम्बा। अब देखो यहाँ पे नब्बे में अगर देखा जाए कि इस कार्बन के पास एक CH3 एक C एक Br, तो एक क्या होगा? H होगा। अब ये दोनों तो लाइन पे, ये वेस्ट पे, तो H कहाँ पे होगा? डैश पे होगा। ठीक है, और ये कार्बन ये वेस्ट पे, ये दोनों लाइन पे, तो इसके पास एक H होगा, वो कहाँ पे होगा? डैश पे होगा। ठीक है, अब नंबरिंग करो। पहला नंबर इसको मिलेगा, दूसरा नंबर इसको मिलेगा, तीसरा नंबर इसको मिलेगा, चौथा नंबर इसको मिलेगा। लीस्ट प्रायोरिटी का डैश पे, तो डैश का डैश पे रहेगा 1 2 3 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस ये होगा R। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो देखो पहला इसको मिलेगा, दूसरा इसको मिलेगा, तीसरा इसको मिलेगा, चौथा इसको मिलेगा। चौथा डैश पे ही है, सीधी काउंटिंग कर दो 1 2 3 कैसे चल रहा है? R। तो दोनों आ रहे हैं। क्या आंसर है? आया समझ में? एक बात याद रखना हमेशा, बात ये है कि जब भी ना आप ना किसी भी कार्बन का बैच टेस्ट बनाते हो ना, ठीक है, तो बैच टेस्ट बनाने का तरीका क्या होगा? ये होगा। ठीक है, कभी भी ये जो दो बॉन्ड है ना लाइन वाले, इनके बीच में कभी भी बैच और डैश नहीं आता। कभी इनके बीच में बैच नहीं आएगा, ना इनके बीच में डैश आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपको जैसे देखो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ये जो H होगा वो डैश पे होगा। ठीक है, तो डैश जो ना बनेगा वो ना इनके बीच में नहीं बनेगा। ये जो दो बॉन्ड होते हैं ना लाइन वाले, इनके बीच में कभी भी डैश नहीं बनता है, बैच नहीं बनता है। डैश और बैच जो होते हैं ना वो इनसे बाहर होते हैं, इनके बीच में नहीं होते, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो कभी भी अगर ना आपने ऐसा कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। हमेशा बैच टेस्ट जो होते हैं ना वो इन बॉन्ड वालों से क्या होते हैं, दूर होते हैं। ओके, और सर ये जो नहीं चाहिए था, हाँ आंसर में ना आर लिखा था 2 है 2 आर 3 आर, वैसे वो किस हिसाब से? वो आईपीसी नेमिंग के हिसाब से। अगर इस यहाँ पे पेरेंट्स चेन अगर सेलेक्ट की जाए तो पेरेंट चेन क्या होगी, 1 2 3 4, तो ये दूसरा नंबर वाला कार्बन, तो ये 2R हो जाएगा, और इसमें तीसरा नंबर वाला कार्बन ये भी कार्बन है, तो ये भी क्या R है। तो वो 2R 3R जो होता है ना, वो आईपीसी के अकॉर्डिंग जो नंबर मिला है ना आपको, उसके अकॉर्डिंग वो नंबर आया है। वेज और डेज की साइज सेम होती है। वेज और डेज, हाँ नहीं, वो तो साइज तो वो तो एटम पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। किसका? 10 का पी, 10 का 10 का पी, पेन। चलेगा बी। अच्छा, ये पी ऑप्शन, ये पी कैसे दिया है? एफ के बाद तो जी आता है, पी कैसे दिया है? ये देखो, आपके पास ये चीज है, ये कार्बन पैनल है, इसका विन्यास याद करना है। तो पहला नंबर किसको मिलेगा, CH3 को, H को, या इस कार्बन को, या इस कार्बन को, इसको मिलेगा। देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब कि इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, और इससे एक H, और मतलब कि 2 H, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसके पास एक H और डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कि 2 कार्बन है। तो पहला नंबर इसको मिलेगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी, क्या डैश पे? नहीं, डैश पे नहीं, तो डैश पे लेके आओ। तो इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, और इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब काउंटिंग करो, 1 2 3, चौथी को छुपा दो, 1 2 3, कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा चलेगा। और एक बार आपने चेंज करो, ऐसा आ जाएगा। क्या तरीका है? हो गए सवाल? सारे हो गए? ये DPP 5 ये 10 तक हो गए? रामनी पास कोई डाउट? हाँ, किसको? कुछ बोलो तो सही, क्या करना है? फिशर बनाना है, तो फिशर बनाना सिखाएंगे, अभी रुक जाओ, फिशर अभी नहीं। आप अगर RNS निकालना सीख गए ना, रेजिन डेश में फिशर की जरूरत ही नहीं है। फिशर बनाने में टाइम लग जाएगा, बना सकते हैं, बनाएंगे अपन। ऐसे सुनो, एक बात, अनुराग के पास आपने RNS निकाल दिया है, तो आप फिशर बना दो, फिशर बना दो कि भाई ये कार्बन जो है ये R है, तो फिशर भी जो बनेगा उसमें कार्बन R रहना चाहिए, बस वही तो तरीका है। कि आप देख लो कि है ना, किसको हॉरिजॉन्टल में भेजूं, किसको इधर भेजूं कि वो R बन जाए। ओके, चलो अब वो मिसो वाले DPP में आ जाओ, मिसो वाले DPP में। मिसो वाली DPP में ये वेजिटेज
डैश एंड डैश वाले सवाल थे ना, ये तो 30 सेकंड 31 से लेके 35 तक। हाँ अब देखो 31 में आप देखो कि 31 में ना जो दोनों कार्बन है वो कारल है। अब ना ये दोनों कार्बन जो कारल है, क्या इससे ये मिसो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? तो सिमेट्री को अपन कैसे चेक करें? सिमेट्री कैसे? आरएनएस निकाल दो, तो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, दोनों के पास ग्रुप एक जैसे हैं। अगर दोनों का विन्यास अगर सेम में आएगा तो फिर तो मिसो नहीं होगा, अगर अलग अलग आएगा तो मिसो हो जाएगा। आप चेक करें। दोनों का सेम आ रहा है, मतलब कि लीस्ट प्रायोरिटी डैश पे जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, किसी भी ग्रुप को कि लीस्ट प्रायोरिटी डैश पे आनी चाहिए। अगर लीस्ट प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो उसको डैश पे लेके आओ, और जो डैश पे है उसको लीस्ट प्रायोरिटी के साथ एक्सचेंज करा दो। इकतीस में विन्यास क्या आ रहा है? इकतीस में जो पहला वाला कार्बन है वो आ रहेगा, दूसरा भी आ रहेगा, और यहाँ पे तो लीस्ट प्रायोरिटी पहले से डैश पे है, पहले से डैश पे, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वो आ रहा है और दूसरा वाला भी डायरेक्ट आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो फिर ये मिसो नहीं होगा। सेकंड वाला सेकंड वाले में दोनों आ रहा है, तो फिर मिसो नहीं होगा। तीसरा वाला दोनों ऐसा आ रहे हैं, दोनों ऐसा आ रहे हैं, 33 में दोनों ऐसा आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहे हैं नहीं नहीं ऐसा आ रहेगा 33 के अंदर एक ऐसा है, एक आ रहेगा, तो फिर क्या होगा? मिस हो जाएगा। आंसर क्या दे रखा है? नो दे रखा है। मेरी बात सुनो, 32 और 33 में तो विन्यास निकालने की जरूरत ही नहीं, मिस बन ही नहीं सकता यहाँ पे, आप सिमेट्रिकल कभी हो ही नहीं पाओगे, आप ग्रुप ही डिफरेंट है। एक सोचने जैसी बात कि यहाँ पे तो विन्यास निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे दिख रहा है कि आप तो मिसो कभी बन ही सकते, भाई मिसो के लिए सिमेट्रिकल होना पड़ेगा। आप दोनों कार्बन का ग्रुप भी डिफरेंट है, कभी भी आपकी सिमेट्री तो बैठेगी नहीं। आया समझ में? ये मुझे पहले नहीं पता था, ठीक है, मैं खुद पहले बताने वाला था कि 32 में जरूरत, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, बच्चों को खुद को करने दो, वो जब आंसर निकालेंगे तो फिर देखेंगे आरएनएस आ रहा है तो मिसो होना चाहिए, मिसो दे ही रखा है, तो फिर मैं बताऊंगा, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। हाँ 34 करो। डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। आंसर क्या दे रखा है? यस दे रखा है, ओके। और 35 की जरूरत ही नहीं है, ग्रुप भी डिफरेंट है, ये एक दूसरे के एडेंशन है ही नहीं, कार्बन एडेंशन हो ही नहीं सकती, आइसोमर ही नहीं है, ठीक है, इसलिए मिसो यहाँ पे कभी बन ही नहीं सकता, तो 35 कभी नहीं होगा। ओके, आगे समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए, तो अब आप ना ये 43 से लेके 46 तक और 51 से लेके 58 तक, ये आप ट्राई कर लेना। कौन सा? 45 डाउट? वो भी करवा देना सर, 45 ये इसके जैसे ही तो है, आरएनएस निकाल दो तो, यस सर आरएनएस निकाल दो। एक देखो, एक बात सुनो, समझना, 45 में तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं, देखो देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं,
ये देखो जो है ना 44 है, जो 43 है, 43 है, सुना समझना, जो 43 है इसमें डायरेक्ट देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, बीचों बीच काट दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो देखो दोनों कार्बन काटे थे और बीचों बीच काटे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मिस हो जाएगा। आंसर क्या देगा? मिस। ओके 44 में देखो, 44 में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, बीचों बीच जो बिंदु होगा ना, जैसा सीएल उधर ऊपर है वैसा सीएल इधर नीचे भी है, ठीक है। इधर एक बीआर अंदर जा रहा है, इधर एक बीआर नीचे आ बाहर की तरफ आ रहा है, तो से 44 में डायरेक्ट दिख रहा है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो अगर कहीं पे अगर वेज डैश में अगर आपको डायरेक्ट सिमेट्री दिख जाए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये तो मिस है, डायरेक्ट सिमेट्री दिख रही है। अगर कभी सिमेट्री ना दिखे तो आरएनएस निकालो, ठीक है। 45 में सिमेट्री, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दिखनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसे मतलब कि ये मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा है, क्या इसको अपन काट पाएंगे किसी प्लेन से, किसी तल से? क्या इस तल से काट सकते हैं? तो अगर आप इस तल से काटोगे तो देखो इधर बी आर है, तो क्या इधर बी आर है? नहीं। इधर CH3 है, क्या इधर CH3 है? क्या इधर CH3 है? तो क्या इधर CH3 नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? कि इस बिंदु से देखा जाए तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, ठीक है। लेकिन क्या Br के अलावा पॉइंट ऑफ सिमेट्री बैठ रही है? क्या नहीं बैठ रही है, कि यहाँ पे Br बाहर की तरफ आ रहा है, तो फिर यहाँ पे Br अंदर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Br बाहर आ गया, तो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, तो फिर ये मिसो नहीं हो सकता। 46 में पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, साफ दिख रहा है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसमें साफ दिख रहा है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तो ये मिसो हो जाएगा। तो कई बार तो क्या होता है वेज डैश में साफ अगर सिमेट्री दिख रही है तो डायरेक्ट दिखे तो ये मिसो है, अगर सिमेट्री नहीं दिख रही है तो ये मिसो हो ही नहीं सकता। और आप देख लेना कि जिसमें सिमेट्री नहीं आ रही है उसके विन्यास सेम आएंगे, उनके विन्यास सेम आएंगे। जैसे कि 45 में कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो देख लेना इसके दोनों के विन्यास सेम आएंगे, तो फिर ये मिसो नहीं हो सकता। आया समझ में? क्लियर हो गया पूरा मिसो? ठीक है, चलिए। तो आईआईटी में ऐसे सवाल आ जाएंगे कि खूब जैसे सवाल डाल देंगे ऐसे, मानो इंटीजर टाइप में, बताओ इसमें से कितने का मिसो है, ऐसे खूब जैसे मैंने फ्रीशर दे देंगे, वेज डैश दे देंगे, साइक्लिक दे देंगे, बताओ इसमें से निम्न में से कितने यौगिक ना मिसो है, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्ट सिमेट्री दिख जाए, एक बात ध्यान रखना कि मिसो में जो कैरल कार्बन्स होते हैं उनके ग्रुप सेम होने चाहिए। एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि कैरल कार्बन से ग्रुप सेम होने चाहिए, ठीक है। और सिमेट्री दिख जाए तो बोले कि पक्का मिसो है। सिमेट्री नहीं दिख रही कोई बात नहीं, आरएनएस निकाल दो, और आरएनएस तो आपने निकाला पूरा सीख लिया, फिशर में सीख लिया, वेज डैश में सीख लिया, अब क्या पूछ लेते हैं? आ गया समझ में? तो ये अपन ने अपनी बेसिक ऑर्गेनिक जो बेसिक स्टूडियो है उसको अपने पूरा ढंग से देख लिया, ठीक है। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी वो बिल्कुल ढंग से फिट हो गया है, ठीक है। अपन ने थ्योरी समझ ली, मैंने खुद ने प्रैक्टिस करा दी, डीबीपी आपने कर ली, तो अब पूरा टाइटली पैक हो चुका है टॉपिक, ठीक है। मिसो क्या होते हैं, डायस्टेरिवर्स क्या होते हैं, एनएचवर्स क्या होते हैं, सब कुछ अपन ने देख लिया। और कभी भी एक्टिविटी देखनी है कि एक्टिव है या नहीं है तो काट के देखो, ठीक है। चलिए, तो आज तो फिर ना अभी आज तो आप क्लास तो है नहीं, अभी आज चित्राक्षर की थी, लेकिन चित्राक्षर में कुछ काम था इसलिए मैंने ली पहली क्लास। अब जो दूसरी क्लास मेरी थी वो अब चित्राक्षर लेंगे, और थोड़ा आपकी जिसकी है ही, ठीक है। सैटरडे को कल आपका टेस्ट है, ठीक है, और परसों छुट्टी है। हाँ, अब अपन मिलेंगे मंडे को अपन क्या करेंगे, चलो आज आपको मैं एक शीट भेज देता हूँ, एक मैंने कहा था ना फुल मिक्स क्वेश्चन की शीट मिलेगी, वो फुल मिक्स क्वेश्चन की शीट भेज देता हूँ। अब सुना, उसमें क्या ये पूरा कंप्लीट आइसोमेरिज्म है, तो आप पूरा वो शीट कर लगा सकते हो, वो पूरी शीट लगा देना, उसमें टॉटोमेरिज्म के सवाल मिलेंगे। टॉटोमेरिज्म अपन ने हल्का फुल्का ही देखा है, रिएक्शंस में जो टॉटोमेरिज्म आता है वही देखा है,
लेकिन उस शीट में टोटलिज्म के बहुत अच्छे सवाल भी मिलेंगे, तो आप टोटलिज्म के सवाल उसमें छोड़ देना, बाकी उसके सारे सवाल लगाना, सारे। हाँ, वो होंगे तो कर ले। अगर हो रहे तो कर लो, अगर टोटलिज्म के नहीं हो रहे तो उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी उसके सारे सवाल आप लगा देना, सारे सवाल में ये सिस ट्रांस आपको मिल जाएंगे, ये आपको ना वो मिल जाएंगे, एनेक्सियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मीसो सब मिल जाएंगे, ठीक है। और पूरी शीट हिंदी में ही है, पूरी शीट हिंदी में ही है, और आपको इनके हिंदी में भी नाम मिल जाएंगे वहाँ पे। जैसे एनेक्सियोमर को एनेक्सियोमर भी लिखा है और नाम ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखा है। एनेक्सियोमर को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब, डायस्टेरियोमर को हिंदी में कहते हैं अप्रतिबिंब, ठीक है। और मीसो को मीसो ही कहते हैं, ओके। तो वो पूरी शीट आप लगा देना, मंडे को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, करके जरूर आना, ठीक है। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, ठीक है, करके आना। और टेस्ट करते जाओ, टेस्ट अपने करते जाओ, टेस्ट में डिस्कस कर लूँगा आज मैं टेस्ट डिस्कस करने वाला था, लेकिन आज पूरा डीपीपी में डिस्कशन चला गया। टेस्ट करते जाओ, टेस्ट डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। हार्ड कॉपी मिलेगी। हाँ, हार्ड कॉपी मिलेगी ना, अभी आपको छुट्टी से पहले 1 बजे से पहले आप उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और बहुत अच्छी शीट है, बहुत अच्छी शीट है, गजब की शीट, ठीक है। तो स्टूडियो में फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, मजा आ रहा है। चल, जिन बच्चों ने स्टूडियो मिस कर दिया उनका कभी भी अब स्टूडियो ढंग से अपन तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टूडियो की क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चा बैठ के यहाँ पे अगर स्टूडियो नहीं पढ़ रहा है, उसको स्टूडियो वो वापस करने की कोशिश करेगा ना, वो फील आएगी नहीं। क्लास की जो एक्चुअल फील होती है ना, वो क्लास में आती है, रिकॉर्डिंग में नहीं आती।